मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री दीनदयाल सिंह पोर्ते का दिनांक 30 दिसंबर 2025 को निधन हो गया है। श्री दीनदयाल पोर्ते का जन्म 25 अगस्त 1949 को डोंगरिया जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में हुआ था। उन्होंने BA LLB की शिक्षा प्राप्त की थी। वे प्रारंभ में ग्राम पंचायत के पंच तथा मरवाही जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर सन 1985 में मरवाही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे उनकी समाज सेवा तथा कृषि कार्य में विशेष अभिरुचि थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता तथा समाज सेवी को खो दिया है। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय सभापति महोदय, हम सब अत्यंत दुख के साथ आज स्वर्गीय श्री दीनदयाल सिंह पोर्ते जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय पोर्ते जी जनजातीय समाज से वरिष्ठ नेता रहे। उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा में सन 1985 से 1990 तक मरवाही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे जनपद पंचायत मरवाही के अध्यक्ष भी रहे। पोर्ते जी राजनीति में बहुत सक्रिय रहे। उन्होंने जनजातीय समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने सदन में क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से रखा। वे समाज के उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। अपने समय में वे उच्च शिक्षित नेताओं में गिने जाते थे। वे कानून के अच्छे जानकार थे। इसकी झलक उनके राजनीतिक जीवन में भी दिखाई देती थी। उनकी उच्च शिक्षा और अनुभव का लाभ समाज को लंबे समय तक मिला। उनका जीवन सादगी, समर्पण और संघर्ष का उदाहरण था। उनके निधन से छत्तीसगढ़ को अपूर्णीय क्षति हुई है। एक कर्मठ राजनेता आज हमारे बीच नहीं है। मैं स्वर्गीय पोर्ते जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय सभापति महोदय, हर बार पहले दिन से ही हम लोग इस प्रकार की अपने परिवार से बिछड़े हुए एक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े होते हैं। आज दीनदयाल जी जो हमारे बीच नहीं रहे, एक सीधे सरल और शुद्ध आदिवासी किस्म के व्यक्ति थे। 85 में जब विधानसभा में हमारे मजाक के साथ ही साथ के बाद में अच्छे व्यक्तित्व के धनी बीच में सांसद होने के नाते हमेशा जाता रहा, मुलाकात होती रही और बार बार हमेशा उन्होंने किसानों की चिंता की, अपने गांव की चिंता की। क्योंकि उनको सरपंच से लेकर जनपद अध्यक्ष तक पूरी जानकारी थी। एक कुशल वक्ता भी थे और कुशल समाज सेवी भी थे। आज हमारे बीच नहीं है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के प्रति गहरी शोक प्रकट करते हुए ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर का मौन धारण करेगा।
दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट तक के लिए स्थगित। प्रश्न मैं लगाया था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दिया है कि 20, 24, 25 से लेकर अभी तक के 16 कार्यों की स्वीकृति बजट में शामिल किया गया है और उसमें से केवल एक काम की स्वीकृति दी गई है माननीय सभापति महोदय जी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 16 में केवल एक काम 4 करोड़ 9 लाख रुपया का स्वीकृति किए हैं, तो इसका जो है निविदा कब जारी की गई और इसका ओपन कब हुआ, तारीख बताएंगे, और कार्य आदेश किस तारीख को दिया गया ये बता दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी ने प्रश्न किया है और उनके विधानसभा क्षेत्र का वर्ष 2024-25 के बजट में 16 कार्य सम्मिलित था, जिसमें से एक कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति हुई है और उसकी प्रशासकीय स्वीकृति 13/8/2025 को हुई है। कुल 4 करोड़ 9 लाख रुपए का है और ये पाइपलाइन का काम था और ये कार्य पूर्ण हो चुका है। भाई मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि इसका जो है प्रशासकीय स्वीकृति कब किस तारीख की हुई? माननीय आपको बताया ना 13 अगस्त 2025 जी, और इसका फरवरी में पूर्ण हुआ है 2026 में। तो ये कार्य पूर्ण का काम कंप्लीट करने का समय अवधि क्या था और कितने दिन में कर दिए बता दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। ये काम पाइपलाइन का था, केनाल डैमेज था तो उसको पाइपलाइन से जोड़े हैं जिसमें वाटर लॉसेस भी कम होगा। तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि इतना कम समय में आपका काम पूरा हो गया। माननीय और कुछ? सभापति महोदय जी, और कुछ मैं पूछेंगे? माननीय मंत्री से दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ग्राम थुहाडबरी नदी किनारे पेचिंग कार्य का बजट में है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो 21/6/2024 को जो है मुख्य अभियंता के ऑफिस में लंबित है। तो ये जो है कितने दिन तक जो है मुख्य अभियंता जो है अपने ऑफिस में लंबित रख सकता है, ये बता दीजिए। अब आपके जो बाकी काम बजट में शामिल हैं वो सब विभिन्न स्तर में प्रक्रियाधीन हैं और आपको बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि हमारी सरकार किसानों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और आपकी सरकार में 5 साल में 5,793 करोड़ की स्वीकृति दी थी, लेकिन हम लोग मात्र 2 साल में 2024 से 2026 2 साल में 10,712 करोड़ की स्वीकृति दिए हैं। इसलिए आप भी धैर्य रखिए, पूरे प्रदेश में हर किसानों के खेत में पानी पहुंचाएंगे। माननीय सभापति महोदय जी, आप स्पेसिफिक कुछ पूछ लीजिए ना। स्पेशली नहीं माननीय सभापति महोदय जी, अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के 2025 के बजट में 8 कार्य जो है प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रमुख अभियंता का ऑफिस में लंबित, तो उसको लंबित रखने का कोई समय सीमा है कि नहीं है, बता दीजिए। मैंने बताया ना कि आपका जो 16 में से 15 काम प्रोसेस में है, प्रक्रियाधीन है। चलिए, कब तक प्रक्रियाधीन पूरा है हो? वो वही तो पूछ रहा हूँ माननीय आपने सभापति ध्यान महोदय जी। आकृष्ट कर दिया, प्रक्रियाधीन वही है। पूछ रहा हूँ मैं कि भाई वो प्रमुख अभियंता के ऑफिस में 8 कार्य जो लंबित है, ये लंबित रखने का कोई प्रक्रिया है? कितने दिन तक वो लंबित रख सकता है प्रमुख अभियंता, या इसको स्वीकृति करेगा? जो प्रक्रियाधीन और- है बता दिए ना, प्रक्रियाधीन है, माननीय प्रक्रिया में सभापति चल रहा महोदय है। जी, जब वो
16 कार्य जो है बजटेड था और बजट में आने के बाद केवल एक काम जो है स्वीकृत हुआ और बाकी शेष जो है 15 कार्य स्वीकृत नहीं हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं कि हमारी सरकार जो है किसानों के हित में काम करेगी। तो 16 में एक जब हो रहा है तो किसान हित में तो काम ही नहीं हुआ माननीय सभापति महोदय जी। आप ऐसा पूछ लीजिए ना कि ये जो 15 काम शेष जो नहीं हुए हैं वो 15 कब तक होंगे, ऐसा वही पूछ पूछ रहा लीजिए हूं ना। मैं, शेष 15 कार्य जो है ये कब तक पूरा होगा? और ऐसा बजट के पूछिए। ये तो ये साल जो ऐसी निरस्त हो जाएगा माननीय सभापति महोदय जी। हो गया ना, आप पूछ लिए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी बता आप दीजिए प्रक्रिया कि पूरी हो 16 में जाती है तो होगा, धैर्य रखिए। धैर्य तो समय सीमा बताना संभव नहीं है। श्री सुशांत शुक्ला, ये किसानों के हित की बात है माननीय माननीय सभापति महोदय, हो गया आपका जवाब पूरा आ गया। पूरा माननीय जवाब सभापति दिया है महोदय। माननीय 2047 तक हो जाए भैया। अरे बैठिए ना राम कुमार जी। माननीय सभापति महोदय, ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है और किसान हित में काम करने की बात कही जा रही है, लेकिन किसान केवल एक ही काम में संतुष्ट हो माननीय जाएगा। सभापति महोदय, प्रश्न क्रमांक 204। हो गया। भोला राम जी जी ज्यादा पूछते हो इसीलिए भूपेश बघेल जी ने आपकी टिकट काट दी थी। नहीं, वो तो लोकसभा दिया था ना। हाँ, नहीं भोला राम जी, फिर अभी आपने आप पूछ ज्यादा लिया, बोलते हो, मुख्यमंत्री जी इसलिए के मंत्री संज्ञान पद में से आ आपका गया है, टिकट वो कट गया। कार्रवाई करेंगे ना। अब आप बैठिए। माननीय सभापति महोदय, पूछिए। प्रश्न क्रमांक 204। बिलासपुर जिले में मोबाइल टावर की स्थापना संबंधी विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है और प्रश्न यह है कि बिलासपुर सहित सभी प्रदेश के बड़े शहर पुरानी बसाहट हैं और भवन वहां पर निर्माण की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, परंतु उसके बावजूद भी ऐसे भवनों में टावरों की जो निर्माण हुई हैं या स्थापना की गई है, उपयोगिता की जांच किए बगैर ही या उनके अधोसंरचना या संरचना के सर्टिफिकेट की प्रमाणीकरण के बावजूद भी उनके निर्माण वहां पर स्थापित कर दिए गए टावर। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, क्या उनकी जांच करके संबंधित टावर की अनुमति को निरस्त करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसे टावर जो भवन की उपयुक्तता की जांच के बिना लगाए गए होंगे और पर्टिकुलर कहीं की अगर आपको जानकारी है तो हमें अवगत करा दें। निश्चित रूप से परीक्षण कराएंगे और आप नगरीय निकाय स्तर पर भी इसकी शिकायत करा के कार्रवाई करा सकते हैं। ठीक। माननीय सभापति महोदय, एक पूरक प्रश्न और है। ऐसे टावर जिनकी कोई वैध अनुमति भी नहीं ली गई है एवं अवैध रूप से लगाए गए हैं, उनकी भी जांच करके क्या कार्रवाई करेंगे? क्या जो प्रदाता एजेंसी है, सुविधा प्रदाता एजेंसी, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ना, आप लिख के दे नहीं दीजिए, वो जांच उसमें कर जो लेंगे। अनुमति ली है उसके स्ट्रक्चर की बात हुई है मैं पहले। इस पर भी लिख के दे दें माननीय सभापति हाँ, उस पे महोदय, भी इसके करवा भी दें। परीक्षण करा लेंगे और इसकी भी शिकायत नगरीय स्तर में करके कार्रवाई वहां से भी करा सकते हैं। जी। धन्यवाद। श्री सुनील कुमार सोनी जी, माननीय एक प्रश्न इसी में। इसमें पूछ लीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि जब मोबाइल टावर लगाया जाता है तो एक क्राइटेरिया बनाया गया होगा कि सघन आबादी से इतना दूर या इतना डिस्टेंस, क्योंकि रेडिएशन उसमें भी निकलता है और आम लोगों को उससे खतरनाक बीमारी हो सकती है, तो वो क्राइटेरिया आपने क्या सेट किया है वो बता दीजिए। इस उत्तर में ऐसे रेडिएशन के बारे में भी लिखित में जवाब दिया है विभाग हाँ, ने। लिखित में जवाब आया है। इसमें मामूली होता है, कोई मतलब चिंता वाली बात नहीं रहती है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है कि जैसे आप ये बोलेंगे कि मैं 15 मीटर दूर रखूंगा किसी आबादी से, या 20 मीटर या 25 मीटर, 1 किलोमीटर, जो भी क्राइटेरिया आपने सेट किया होगा वो बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार संचार मंत्रालय के पोर्टल के अनुसार बहुत कम एक्सपोजर के स्तर और रिसर्च परिणामों को ध्यान में रखते हुए आज तक कोई ऐसा विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिला है जिससे साबित हो कि बेस स्टेशन और बेतार नेटवर्क से निकलने वाले कमजोर रेडियो आवृत्ति सिग्नल से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। जवाब में criteria नहीं है, जवाब में है। जी,
जवाब में तो इसका सुनील कुमार मतलब सोनी जी। माननीय सभापति महोदय, बस एक उसको क्लियर कर दो, इसका मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो कहीं पे भी लगाया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका अर्थ यही है? नहीं, अर्थ मैं समझना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका अर्थ यही है कि उसको कहीं पे भी लगाया जा सकता है? अब तो कवरेज के आधार पर ही लगेगा ना, एकदम सघन कोई थोड़े लगाएगा, उसको भी नहीं, तो मतलब प्रॉफिट होना उससे कोई चाहिए। बीमारी नहीं होगा, तो इसलिए उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी के हेल्थ खराब हो, इसका कोई जांच नहीं होगा, वो कहीं पे भी लगाया जा सकता है। उसका उत्तर तो हमने बता दिया है ना। ठीक। सुनील कुमार सोनी जी। धन्यवाद सभापति जी। माननीय परिवहन मंत्री जी से मेरा प्रश्न ये है कि हम लगभग देश के अंदर में टॉप 10 में जो है दुर्घटना के करीब करीब पहुंच गए, और ये सड़क दुर्घटना तेजी के साथ में बढ़ रही है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपने ऐसा कोई मास्टर प्लान बनाया क्या? क्या आप बोलेंगे? नहीं, पहले उनको पूछने दीजिए ना, फिर आपको मौका दूंगा। कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए हमने ऐसा कोई मास्टर प्लान हमारा बना है क्या? और दूसरा कि जिसकी दुर्घटना होती है, घायल होता है, मृत्यु होता है, उसको मुआवजा देने का क्या प्रावधान है? मंत्री जी। और इस बात का चिंता केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी छत्तीसगढ़ का एक उल्लेख किया है। मेरा प्रश्न है कि उसको मुआवजा देने का आपका और क्या उसके अंदर में प्रावधान है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में पूरे तरीके से स्पष्ट तरीके से उनको जानकारी उपलब्ध कराया है। पूरे देश में लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा दुर्घटना होती है, और छत्तीसगढ़ में भी लगभग 6,800 से ऊपर हमारी दुर्घटना होती है, जिसमें लगभग 3,000 के समकक्ष मौतें भी होती है। तो इसके लिए लगातार राज्य सरकार अपने दुर्घटना को कम करने की दृष्टि से जो कार्यक्रम चलाती है, उस कार्यक्रम के तहत में लोगों को जागरूक करने का काम करती है। और अभी केंद्र ने जो तय किया है उसमें उसमें जो हमारे कहते हैं रायपुर जिले को उन्होंने 0 फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के रूप में कहते हैं तय किया है, जिसके तहत में हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रयास करना है, क्योंकि हमारा ये कैपिटल भी है, और कैपिटल होने के नाते हमारे यहाँ पर दुर्घटना की स्थिति कम हो, और उसके लिए लगातार हमारे माध्यम से प्रयास भी किए जा रहे हैं, और उन प्रयासों के कारण से दुर्घटना की स्थिति भी अब कम होने की संभावना है। और यदि मैं बात करूं तो पीएम राहत योजना जो कहते हैं केंद्र सरकार ने जो चालू किया है, जिसमें हमारे ट्रामा सेंटर और हॉस्पिटल और अलग से जो कहते हैं उसमें एम्बुलेंस उसमें अपन वो करते हैं, और इसमें ये 13 फरवरी से इस योजना को लॉन्च किया गया है, और 13 फरवरी 2026 से, और इसमें 7 दिनों तक लगभग 1.5 लाख रुपए उसमें उपचार की व्यवस्था सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और इसके तहत में हमारे यहाँ पर ये योजना लागू है। और उसके अलावा पिछले बार में 2025 से 2026 तक जो दुर्घटना में जो पीड़ित है उसमें गुड समेटियन नेक व्यक्ति के नाम पे 76 व्यक्तियों को लगभग 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति को उनको मेरा प्रश्न राशि दिया गया है। सभापति मंत्री जी, आप बैठिए ना, मेरा निवेदन बोलने दी। वो मैंने पढ़ लिया। मेरा सीधा सा प्रश्न है सभापति जी। 1 मिनट रुकेंगे। अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय सांसद श्री विजय बघेल जी उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है। बोलिए। मेरा सीधा प्रश्न है, कोई मास्टर प्लान? देश में इतनी घटनाएं घटी, ठीक है, हमारे यहाँ मृत्यु ना हो, एक्सीडेंट ना हो, घटना कम घटे, इसके लिए हमने कुछ किया है क्या कि इससे हमारी दुर्घटना? कल ही हम जा रहे थे कार्यक्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जा रहे थे,
भाटागांव ओवरब्रिज के ऊपर में स्लिप हुआ, बच्चा ट्रक के नीचे आया, हमारे सामने मर गया। तो ये जो स्थिति है कि ऐसा, चलिए मैं एक लाइन ये दूसरा पूछता हूँ, रायपुर राजधानी है और राजधानी के अंदर में ऐसा कोई हमने मास्टर प्लान बनाया क्या कि जिससे जो है वो, और हमने क्या प्रावधान रखे कि जिससे जो है वहाँ पे रायपुर शहर के अंदर में जो है ये एक्सीडेंट कम हो? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, रायपुर जिले में यातायात जो व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 19 चौक चौराहों को उसमें प्राथमिकता में रखा गया है। उसमें जो सुधार और निर्माण के कार्य उसमें किया जा रहा है और उसमें भारत माता चौक है, फापाडी चौक है, जयस्तंभ चौक, ऐसे लगभग 19 चौकों को कहते हैं इसमें रखा गया है और 14 ऐसे स्थान हैं जिसमें कहते हैं लेफ्ट टर्न फ्री उसको कराया गया है और उसके साथ में हमारे जो उसकी पूरी जो व्यवस्था है, उस यातायात की परिवहन की जो व्यवस्था है उसको सुधार करने की दृष्टि से लगातार हमारी सरकार के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं और रायपुर जिले में 27 जंक्शन में विभिन्न प्रकार के जो कैमरा लगाया गया है। रायपुर जिले में लगभग ITMS के विस्तार की योजना भी चलते हैं के माध्यम से विस्तार किया जा रहा है और रायपुर जिले में परिवहन विभाग के द्वारा ओवर स्पीड रोकने के लिए 3 स्थानों पर लेडार कैमरा स्थापित किया गया। ऐसे अनेक जो कार्य हैं जो हमारे माध्यम से किए जा रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी की चिंता है कि रायपुर में दुर्घटना कम हो और इसकी चिंता राज्य सरकार की भी है और उसके लिए हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारी बैठक भी होगी और उस पर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए ताकि हमारा ये जिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा कि केवल रायपुर संभाग के मुख्यालय की दृष्टि से नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के 5 संभाग मुख्यालयों पर इसको कहते हैं विस्तार किया जाए। इसमें भाटागांव को भी जोड़ लीजिए, अंडरब्रिज को। सभापति जी, मेरा खाली एक प्रश्न, 2 प्रश्न है मेरा, आखिरी बहुत आवश्यक है ये। बिल्कुल, मैं मौका दे रहा हूं। मैं लगा है, मैंने बहुत मन से इस प्रश्न को लगाया है रायपुर की चिंता करके। पूछिए ना, पूछिए। इसके अंदर में एक भाटागांव मैंने पढ़ा, लेकिन इसकी समय सीमा क्या है? इन अंडरब्रिज को ठीक करके ट्रैफिक का करेंगे, एक। दूसरा जो है सबसे बड़ा, परिवहन मंत्री जी, कि आज सस्ता परिवहन राजधानी की आवश्यकता है। आपके माध्यम से कितनी सिटी बस जो है इस रायपुर शहर के अंदर में चल रही है? क्योंकि जब मैं महापौर था तो 2008 में हमने प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में 40 बस हमने प्रारंभ किया था। ये मैं आपको जानकारी के लिए देता हूं। आज जो है हम रायपुर शहर के अंदर में कितनी सिटी बसें हमारी संचालित हो रही है और किनके द्वारा हो रही है और उसका आने वाले समय के अंदर में आपकी सिटी बस चलाने की क्या योजना है? एक जानकारी और के साथ में मैं अपनी प्रश्न को खत्म करता हूं। राइट्स कंपनी भारत सरकार का उपक्रम, उससे हमने इसका सर्वे कराया था और सर्वे कराकर 2025 में 450 सिटी बस चलना था। अभी कितनी चल रही है? पूछ लिए, जवाब के लिए मंत्री जी को बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न में, क्योंकि उन्होंने दुर्घटना के संदर्भ में जानकारी चाहिए है, सिटी बस के संदर्भ में जानकारी नहीं चाहिए, तो सिटी बस के संदर्भ में यदि जानकारी उपलब्ध कराना। अजय चंद्राकर सभापति जी, मेरा प्रश्न है ये पहले ही लिखा हुआ है। मैंने लिखा है राजधानी में सुगम यातायात को लेकर क्या रणनीति है। तो सुगम यातायात का मतलब है सस्ता परिवहन। ये मेरे प्रश्न का पहला, आप सभापति जी, आपसे निवेदन है, मेरा प्रश्न देख लीजिए मंत्री जी कि आज सिटी बस जो है, कितनी सिटी बसें आज के डेट के अंदर में चल रही है? 40 2008 में चालू किया था। आज की डेट के अंदर में रायपुर में कितनी सिटी बस? उनको बोलने दीजिए मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इसकी जानकारी अलग से उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, अजय चंद्राकर जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री थे तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को रायपुर के यातायात के लिए और दुर्घटनाओं के अध्ययन के लिए उन्होंने कमेटी बनाई थी। तब से इस विषय को लड़ रहे हैं अपन। दुर्भाग्य यह है कि घटने के बजाय बढ़ रहा है। इसमें आपने 139 की असंदिग्ध चर्चा स्वीकृत की
और ये विषय परिवहन विभाग का विषय नहीं है। दुर्घटना में मृत्यु जो है, स्थानीय शासन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग जैसे अन्य विभाग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। 139 की चर्चा में जो आश्वासन आया था, दुर्भाग्य है कि वो पूरा नहीं हुआ, दुर्भाग्य है। और इसमें आपने उत्तर दिया है, मैं तो जो आपने उत्तर दिया है उसी में ही पूछूंगा। आप भी पढ़िए माननीय, जो महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं उसमें सिर्फ एक 9 नंबर है, उसमें भर काम हो रहा है, बाकी कागज में 8 को पढ़ लीजिए आप, 8 जो है प्रस्तावित है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि यह रणनीति किस विशेषज्ञ ने बनाई, कब क्रियान्वित होगी, इसको क्रियान्वित करने में क्या लागत आएगी? फिर मैं दूसरा प्रश्न छोटा छोटा ऐसे ही कर लूंगा, बता दीजिए इसको। फिर से रिपीट कर एक बार फिर से। अन्य प्रस्तावित रणनीति, आपने 9 रणनीति बनाई है, एक भर उसमें क्रियान्वित हो रही है। यह रणनीति किसके द्वारा कितनी अवधि के लिए बनाई गई, कब क्रियान्वित होगी, क्रियान्वयन के लिए कितने बजट की आवश्यकता? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, इसके लिए जो रणनीति के तहत में हमको, क्योंकि स्थानीय जिला प्रशासन के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, गृह विभाग के माध्यम से, इन सब के सहयोग से ही हमको इस गतिविधि को हमको आगे बढ़ाना है। और इसकी ये लंबी प्रक्रिया है सभापति महोदय, कोई शॉर्ट टाइम तो है नहीं कि एक दिन में कर ले या महीने भर में हो जाए और उसके बाद फिर दुर्घटना खत्म हो जाएगी, ऐसी स्थिति नहीं है। और ये हमारे यहाँ पर जो ये नीति बनाया गया है उसमें सभी विभाग मिलकर के इस पर चलते हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं, और आने वाले समय में इससे के बेहतर परिणाम आए, इसके लिए हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं ताकि स्थितियाँ बेहतर हो। और बजट की जो उपलब्धता है इसके संदर्भ में भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। मैंने जो पूछा, मेरे ख्याल से इसमें उत्तर नहीं आया। आप यदि संतुष्ट हैं, मैंने बहुत स्पेसिफिक पूछा, जितने विभागों का आपने नाम लिया उसमें कोई ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञ नहीं है। यह कागजी रणनीति छत्तीसगढ़ को मौत के मुंह में खड़े करने की रणनीति है। आप बताइए कि उसकी विशेषज्ञता क्या है जिन लोगों ने रणनीति बनाई है इसको रोकने के लिए। दूसरी बात, आप यदि उसको रणनीति मानते हैं तो कार्य अवधि में यदि वो संपादित नहीं होती है, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपके पास नहीं है, तो वो कागजी है। और इसके बारे में आप निर्णय करें, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं दूसरी चीजें पूछ लेता हूं आपसे। आपने लिखा है उत्तर में ही 12 जिलों में ड्राइविंग सेंटर डीटीसी आप बना रहे हैं, उसके बाद 5-6 जिले में आप एटीएस बना रहे हैं, और आईडीटीआर है, माने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है आपका। माननीय सभापति महोदय, ये निर्माणाधीन जो हैं, ये कब से निर्माणाधीन है, कब पूरे होंगे, और इसके लिए क्या सेटअप, क्योंकि निर्माणाधीन है, बन रहा है, तो उसके लिए क्या सेटअप स्वीकृत किया गया है, और उस सेटअप में क्या विशेषज्ञता है, ड्राइविंग सिखाने के लिए किस तरह के मास्टर ट्रेनर हैं, विशेषज्ञता है, एक इसी से संबंधित। दूसरा, आप मेरे साथ चल के अभी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करेंगे क्या? मेरे साथ चल के अभी बजट के बाद इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करेंगे क्या? वहां क्या क्या उपलब्ध है? वो जवाब देंगे ना मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, अभी और कई जो लोगों का आईटीटीआर है वो हमारे रायपुर राजधानी में स्थापित है, और मैंने स्वयं उस आईटीटीआर का निरीक्षण किया है। लगभग आज के डेट तक वहाँ पर आईटीटीआर में जो प्रशिक्षण दिया रहा है, उस प्रशिक्षण के तहत में हमारे पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी वाहन चालकों को है, लगभग 38,573 वाहन चालकों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया है।
जिसमें हल्के मोटर वाहन चालक हैं, मैं तो मोटर सिर्फ वो सब ट्रैफिक पढ़ लिया, पुलिस है। निरीक्षण की बात और कही मैंने, मेरे निरीक्षण की साथ बात है। करेंगे मैं क्या? स्वयं जा चुका हूं। नहीं, मेरे आप साथ आप करेंगे। भी चलिएगा, नहीं, आप आप भी नहीं बोल दीजिए आप तो। मेरे साथ चलिए, मैं जाने को तैयार हूं। और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर ठीक है मंत्री जी, आपका हो गया। श्री दलेश्वर साहू। एक बहुत महत्वपूर्ण माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति हमारा जो ड्राइविंग माननीय सभापति जी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्वेश्चन और खत्म हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन में 11 लोग थोड़ी पूछते हैं। छोटा सा सभापति आप बोल लीजिए, आप रायपुर के। छोटा सा एक छोटा एक माननीय माननीय चंद्राकर जी, ए संगीता जी, अरे भाई मैं माननीय सभापति महोदय जी, मैंने दो बातें कही। आप ले जाएंगे। एक मिनट ले जाने का तो पूरक प्रश्न है। मैंने ये कहा कि तीन संस्थान के बारे में पूछा। दो संस्थान कब से निर्माणाधीन है, कब तक बनेंगे, उसमें क्या सेटअप स्वीकृत है, उसकी विशेषज्ञता क्या है, उसका उत्तर नहीं आया। मैं वो भी आगे बढ़ जाता हूं। मेरा मतलब तो यह मैं ध्यान में ला दूं उत्तर। 139 की चर्चा फॉलो नहीं हुई तो बाकी तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, मैंने मेरे साथ निरीक्षण प्रश्नकाल या बजट के बाद चलेंगे क्या निरीक्षण करने कहा, कब जाएंगे ये नहीं कहा मैंने। आगे बढ़ जाता हूं मैं। माननीय सभापति जी, ले जाएंगे। माननीय सभापति जी, एक मंत्री जी इनको साथ में ले जाइएगा। उसके बाद पूछ लेना। हाँ अनुज जी, आपके ये आखिरी प्रश्न एक छोटा सा। बहुत से लोग पूछना जी चाहते जी, आप देख लीजिए, मुझे हैं। उत्तर आगे भी क्वेश्चन है, बहुत माननीय इंपॉर्टेंट सभापति क्वेश्चन है जी, लोगों का। आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में वही घोषणा के प्रति जवाबदेह होते हैं। ब्लैक स्पॉट का इस परिशिष्ट में उल्लेख है।